बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे STA 408 के नेक्स्ट जो हमारे रिमेनिंग लेक्चर्स हैं उनको कवर करेंगे। आई होप सो कि पिछले लेक्चर्स आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर उनमें कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह कम्प्लीटली आपको गाइड किया जाएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम देखेंगे लेक्चर नंबर 13, 14 और 15। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेक्चर को पूरा देखा करें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो लेक्चर नंबर जो हमारा 13 है उसमें कहता है कि हमने जो शेफिस मेथड है, जो हमने अपने पिछले लेक्चर में मेथड्स के नाम पढ़े थे, कहते हैं कि व्हेन टू यूज शेफिस पोस्ट हॉक कंपैरिजन, यानी कि जो शेफिस पोस्ट हॉक कंपैरिजन मेथड है इसको हम कब यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट्स को एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। ये व्हेन एवर एन एनोवा मॉडल इज यूज्ड टू एग्जामाइन द डिफरेंस अमंग मोर देन टू ग्रुप्स, यानी कि जब हम एनोवा को यूज करते हैं, एनोवा से तो अब आप वाकिफ हो ही गए होंगे, फर्स्ट लेक्चर से लेकर आज लास्ट लेक्चर हम करने वाले हैं। पूरे कोर्स में हमने एनोवा टेबल को पढ़ा और एनोवा टेबल को बनाया और आई होप सो कि आपको अच्छे तरीके से इसके मेथड की समझ आ गई होगी। तो कहता है कि जब एनोवा मॉडल जो है वो यूज करता है दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स को उनके डिफरेंसेस को एग्जामाइन करने के लिए यूज करता है, तो पोस्ट हॉक प्रोसीजर कैन बी यूज टू कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन ऑल द पेयर्स ऑफ मीन। ठीक है, यानी कि हमने क्या करना होगा, एक तो हम पीछे सिंपल एनोवा टेबल यूज करते हैं। अब एनोवा टेबल तो वैसे ही होगा, इसी तरह का हम बनाएंगे, लेकिन थोड़ी सी चीज इसमें ऐड होगी। मतलब 1 से 2 स्टेप्स होंगे जिनको आपने समझ लेना है और आपका पूरा लेक्चर जो है वो समझ आ जाएगा। बल्कि ये लास्ट तीनों लेक्चर्स तकरीबन सेम है, इसी तरह से सब में कंपैरिजन वगैरह करना है, जस्ट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा। दो शेफिस जो पोस्ट हॉक मेथड कंपैरिजन है, इसको हम यूज कंपैरिजन आपको नाम से जाहिर हो रहा होगा कि जो हम वैल्यूज निकालेंगे, जो इनके मीन्स निकालेंगे, ठीक है, जो एनोवा टेबल होगा ना, जो हमें डाटा गिवन होगा उसका हमने मीन निकालना होगा। ठीक है, टोटल नंबर जो हमारी कॉलम में सारे वैल्यूज लिखी हुई होंगे उनको सम अप करके टोटल नंबर ऑफ रोज पे डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। उन सबके मीन निकालेंगे, मीन निकालने के बाद फिर हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को लेंगे और इस तरह से फिर हम कंपेयर करेंगे। जब हमारे पास लेस देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी आएगी तो हमारा जो डिसीजन होगा वो इनसिग्निफिकेंट होगा, और जब ग्रेटर देन आ जाएगी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू से, तो देन जो है वो हमारा जो डिसीजन होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। पोस्ट ऑफ कंपैरिजन आर वेरी सिमिलर टू टी टेस्ट, यानी कि जिस तरह हमने पीछे अपने मिड टर्म के सिलेबस में टी टेस्ट को पढ़ा था, इसी तरह कहता है कि ये टी टेस्ट के रिलेटेड है। टी टेस्ट में हमने 2 टाइप्स के एरर पढ़े थे, एक टाइप 1 एरर होता है और एक टाइप 2 एरर होता है। टाइप 1 एरर कब अकर होता है, जब जो है वो हम जो हमारी हाइपोथेसिस ठीक होती है उसको हम जिसको हमने रिजेक्ट करना हो उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारी जो टाइप 1 एरर है वो हमारा आ जाता है। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है पोस्ट ऑफ कंपैरिजन आर द मोर अप्रोप्रिएट फॉर द मल्टीपल टेस्ट बिकॉज दे हैव टू कंट्रोल द टाइप 1 एरर, यानी कि जो टाइप 1 एरर होता है उसको कंट्रोल करने में जो पोस्ट हॉक मेथड है ये हमें हेल्प करता है। टाइप 1 एरर इज द चांस ऑफ रॉन्गली एक्सेप्टिंग द डिफरेंस बिटवीन द मीन आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जैसे पीछे हमने देखा था कि जिसको हमने रिजेक्ट करना हो उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी कि अगर आप रियल लाइफ की बात करें तो कोई इंसान जो है वो ठीक है, लेकिन मतलब या गलत है उसको हमने ठीक प्रूव कर दिया है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे भी कि अगर एक जो है वो जो हमारी हाइपोथेसिस है, जो नल हाइपोथेसिस, उसको हमने रिजेक्ट करना है लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये हमारा टाइप 1 एरर आता है। तो यहाँ पे जो है वो क्या होगा कि टाइप 1 एरर इसमें कब आएगा कि जब जिस चीज को हमने सिग्निफिकेंट कहना होगा उसको हम इनसिग्निफिकेंट का नाम दे देंगे। ठीक है, इन अ टी टेस्ट दिस चांस इज कंट्रोल टू बी एट मोस्ट 5%, यानी कि जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो हमारे पास 0.05 होगा। इन द अदर वर्ड वी ओनली एक्सेप्ट 2 मीन्स आर सिग्निफिकेंट डिफरेंट इफ द पी वैल्यू इन द टी टेस्ट लेस देन 0.05, यानी कि जब हम इसके ऊपर इसकी हाइपोथेसिस को स्टेट करेंगे तो जो हमारी नल हाइपोथेसिस होगी उसमें जो है वो सारे मीन्स इक्वल होंगे, और जो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस उसको देंगे वो हमारे पास क्या होगा, एटलीस्ट 2 मीन्स आर इक्वल। ठीक है, इन अ स्टडी दैट हैज अ सेवरल ग्रुप वी कुड सेवरल टी टेस्ट टू कंपेयर ऑल द डिफरेंस मीन्स बिटवीन, यानी कि जब ज्यादा ग्रुप्स होंगे तो फिर हम उतनी दफा टी टेस्ट को यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, however all the significance level will be larger than the individual significance level in each one of the two
सैंपल टेस्ट, यानी कि कहता है कि जो ओवरऑल सिग्निफिकेंस लेवल होता है वो ग्रेटर देन होना चाहिए इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस लेवल से इन ईच वन ऑफ द 2 सैंपल टेस्ट। यानी कि जब हम टेस्ट आगे टी टेस्ट अप्लाई करेंगे तो आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी ये क्यों होता है। दिस इज बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्टली रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस इंक्रीज एज द नंबर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट परफॉर्म्ड इंक्रीज। यानी कि जितने ज़्यादा हमारे पास हाइपोथेसिस स्टेट होंगे, जितने ज़्यादा ग्रुप्स होंगे, उतना ज़्यादा चांस होगा कि हम रॉन्गली जो है वो एक चीज़ को रिजेक्ट कर दे, जिसको हमने रिजेक्ट करना उसको एक्सेप्ट कर दे, या जिसको एक्सेप्ट करना उसको हम रिजेक्ट कर दे। तो इस वजह से फिर हमारे पास जो है वो एरर आ जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास कहता है कि फॉर्चुनेटली पोस्ट होक कंपैरिजन हैव बीन स्ट्रक्चर्ड टू एडजस्ट फॉर दिस प्रॉब्लम। यानी कि जो पोस्ट होक कंपैरिजन टेस्ट है ये इसी वजह से इंट्रोड्यूस करवाया गया कि हम जो टाइप 1 एरर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सके। पोस्ट ऑफ कंपैरिजन टेस्ट आर द मोर कंजर्वेटिव देन टी टेस्ट एंड कंट्रोल टाइप 1 एरर। ये थ्योरी है, बस इसको आपने जो है वो रीड आउट कर लेना है। और जहाँ पे पोस्ट ऑफ कंपैरिजन मेथड भी अवेलेबल है, जो कि जिसको हम टकी HSD टेस्ट कहते हैं, फिशर LSD कहते हैं, एंड डंकन्स मल्टीपल रेंज डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम टकी HSD टेस्ट को भी जो है वो स्टडी करेंगे। वी शैल इंट्रोड्यूस ओनली वन मेथड हियर, शेफिस मेथड पेयर, यानी कि यहाँ पे हम शेफिस मेथड को फिलहाल करेंगे और नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर्स हैं उनमें जो है फिर हम देखेंगे। अच्छा, शेफिस पेयर वाइज कंपैरिजन ऑफ द मीन में क्या करना होता है, ये सबसे पहले इसकी जो हिस्ट्री उसको रीड आउट करते हैं। शेफिस इज अ वेरी जर्नल इम्प्लाइंग दैट इट कैन बी यूज फॉर द वाइडेस्ट वैरायटी ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपैरिजन के डिफरेंट टाइप ऑफ कंपैरिजन पे इसको वाइड लेवल पे हम यूज करते हैं। इट कंट्रोल द एक्सपेरिमेंट वाइड एरर एट द रेट 5%, इनके 0.05% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर ये हमें कंट्रोल करता है हमारे टाइप 1 एरर को। वाइल दिस इज डिजायरेबल इट आल्सो मेक द शेफिस प्रोसीजर लेस सेंसिटिव। और जब हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये हमारा जो प्रोसीजर है ये सेंसिटिव, मतलब लेस सेंसिटिव, वैसे तो ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि किसको रिजेक्ट करना है, किसको एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पे फिर इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। देयर आर द 3 स्टेप टू अप्लाई द शेफिस पेयर वाइज टेस्ट। 3 स्टेप होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट स्टेप इज टू ऑब्टेन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द पेयर वाइज डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन। यानी कि जब हम इनके डिफरेंस निकाल लेंगे और जो एब्सोल्यूट वैल्यू हमने निकालनी है वो कैसे निकालेंगे, पेयर वाइज उनके डिफरेंस निकालेंगे और फिर उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मींस कि अगर किसी डिफरेंस की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, माइनस में, तो जब हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। सेकंड स्टेप में कहता है कि द सेकंड स्टेप इज टू ऑब्टेन द वैल्यू अगेंस्ट व्हिच द पेयर वाइज डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन्स आर कंपेयर्ड एंड आइडेंटिफाई द स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट पेयर वाइज डिफरेंस। यानी कि जो शेफिस टेस्ट को यूज करते हुए हम इसके टेबल से जो वैल्यू हम निकालेंगे उसके साथ फिर हम जो डिफरेंस की वैल्यू आएगी उनको कंपेयर करेंगे और फिर डिसीजन बताएंगे कि वो हमारा सिग्निफिकेंट है या फिर इनसिग्निफिकेंट है। थर्ड और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, स्टेट द रिजल्ट। यानी कि हमने रिजल्ट को स्टेट करना होता है, मींस कि हमने डिसीजन देना होता है कि ये हमारा सिग्निफिकेंट है या फिर इनसिग्निफिकेंट है। अच्छा, शेफिस टेस्ट इज कस्टमरली यूज विद अनइक्वल सैंपल साइज। ये अनइक्वल सैंपल साइज के लिए यूज होता है ज़्यादातर, लेकिन जो है इक्वल सैंपल साइज के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। द क्रिटिकल वैल्यू फॉर द शेफिस टेस्ट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द बिटवीन वेरिएंस टाइम एंड द क्रिटिकल वैल्यू फॉर द वन वे एनोवा। यानी कि वन वे एनोवा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसका जो हमारे पास वैल्यू है वो हम इस तरह से फाइंड करेंगे। यानी कि जो इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी जिसके साथ हम कंपेयर करेंगे अपने जो हमारे लेवल्स आएंगे उनके साथ। ओके, k-1 इंटू एफ इंटू k-1 एंड n-1 इंटू अल्फा। अल्फा जो है वो हमारे पास 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, k-1 नंबर ऑफ जो हमारे पास ट्रीटमेंट होंगे उसमें से 1 को माइनस और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। तो इस स्टेप्स को हम सॉल्व करेंगे और फिर हम अपना जो टेबल होगा उसमें से इन वैल्यूज को चेक करेंगे और फिर उसके साथ हमने कंपेयर करना होगा। ठीक है, द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज अ लिटिल बिट हार्डर टू कंप्यूट। यानी कि ये थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको कंप्यूट करना। प्योर मैथमेटिशियन विल आर्ग्यू दैट दिस शुड नॉट बी कॉल्ड द एफ बिकॉज इट डज नॉट हैव एन एफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि इसमें जो है वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगता और ना ही इधर जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ जो है वो यूज होता है, तो इस वजह से इसको एफ टेस्ट हम नहीं कहते, इस वजह से इसको हम टी टेस्ट कहते हैं। अच्छा जी, शेफिस मेथड ऑफ पेयर वाइज मल्टीपल कंपैरिजन मीन। यानी कि किस तरह से हम इनके डिफरेंसेस निकालेंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ऑब्टेन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द पेयर वाइज डिफरेंस बिटवीन। यानी कि इस तरह से हम जो है वो इनके डिफरेंस निकालेंगे। मतलब अगर हमने किया x1 माइनस x2 कर रहे हैं हम, तो फिर जो हमारा आंसर आएगा उनके एब्सोल्यूट वैल्यू को माइनस करेंगे, जो उसका आंसर आएगा
उसको फिर हमने उसका एब्सोल्यूट हमने ले लेना, ठीक है। मीन वैल्यू को माइनस करेंगे, उसका एब्सोल्यूट ले लेंगे। इस तरह से सारे पेयर्स को हमने करना है। और फिर आइडेंटिफाई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बाय फाइंडिंग दोज व्हिच द एब्सोल्यूट वैल्यू इज लार्जर इन करस्पॉन्डेंस कंपैरिजन वैल्यूज, यानी कि इस फार्मूले को यूज़ करके हम वो वैल्यू निकालेंगे जिसके साथ हमने इनको कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये है, ये हम ऑलरेडी पीछे ये देखा है हमने, इसका फार्मूला ये था, यहाँ से हम इसको फाइंड करेंगे। और फिर आगे हमारे पास मीन स्क्वायर एरर डिवाइडेड बाय 1 आवर, एंड जब हमारे पास जो है वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ ट्रीटमेंट और ऑब्जर्वेशन, तो फिर हम इसको जो है वो जस्ट n रखेंगे। और जब डिफरेंट होंगे तो फिर 1 आवर n, यानी कि एक साइड पे हमारे पास रोज आ जाएंगे और दूसरे n के साथ हमारे पास कॉलम्स आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि रिजेक्ट एच नॉट, हम रिजेक्ट करेंगे कब एच नॉट को, इफ द टेस्ट स्टेटिस्टिक इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू, यानी कि जो टेस्ट स्टेटिस्टिक होता है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है क्रिटिकल वैल्यू की। और नोट दैट दिस इज द राइट टेल टेस्ट एंड स्टेट द सिग्निफिकेंट लेवल चूजन एंड द डायरेक्शन ऑफ द स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पेयर ऑफ मीन, यानी कि फिर हम इसकी सिग्निफिकेंस को देखेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है या फिर इन, मतलब इधर हम जो रिजेक्ट और रिजेक्ट ना करने वाला जो प्रोसीजर है वो अनोवा के बाद हम करेंगे। और जो हमारे पास ये इस वैल्यू को फाइंड करने के बाद जो हमारी वैल्यू होगी उसके साथ हम कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि सिग्निफिकेंट है या फिर इनसिग्निफिकेंट है। अच्छा जी, एग्जांपल के ऊपर हम आ जाते हैं। परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा एंड एनालाइज द ट्रीटमेंट मीन्स यूजिंग द शेफिस टेस्ट विद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल दिया हुआ है, इसमें हमारे पास जी 6 ट्रीटमेंट्स हैं और हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस को स्टेट करना होता है। ये जो मेरे पास हैंड रूट्स थे इनके ऊपर आगे जो है वो सॉल्व नहीं थी एग्जांपल, तो मैंने इनको जो है वो अलग से एक फाइल में लिख दिया है, मतलब इनकी एसेस लेके इनको सेव कर लिया। तो लेक्चर नंबर 13 है, यही हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो है वो जो एग्जाम्पल हमने देखी है उसमें हमने हाइपोथेसिस स्टेट करनी है। हाइपोथेसिस किस तरह से स्टेट करते हैं, जैसे कि टी टेस्ट में आपने पढ़ा होगा। हाइपोथेसिस में सबसे पहला जो इसका नल हाइपोथेसिस होता है उसमें हमने कहना होता है कि ऑल द ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल। और जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है उसमें हम कहते हैं कि एटलीस्ट 2 हमारे पास जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। और इन चीज़ों को फिर आगे हम देखेंगे कि किसको हमने रिजेक्ट करना है और किसको एक्सेप्ट करना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 और टेस्ट जो है वो हम यूज़ करेंगे MS ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय MS एरर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यही टेबल हमारे पास दिया हुआ है, ये हैंडआउट्स में यही टेबल हमारे पास दिया हुआ है। इसी टेबल को अब हम जो है वो नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये जो RI है, ये जितनी रोज है 1 3 6 4 3 2 इनका सबका सम है। ये सब रोज का हमने सम किया और फिर इन्हीं रोज का जो है वो हमने स्केयर ले लिया, तो ये RI स्केयर वाला कॉलम आ गया। नीचे हमने जो है वो CI यानी कि कॉलम्स वाइज हमने इन सब का सम किया। फर्स्ट कॉलम का सम, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का और सिक्स्थ का, इन सब का सम किया। और नीचे जो है वो जो लास्ट वाला हमारे पास कॉलम बनना है वो कैसे बनना है, CI का स्केयर, यानी कि ये जो वैल्यूज आई हैं 7 16 19 23 14 और 7 इन सब का स्केयर लिया तो हमारे पास CI का स्केयर आ गया। उसके बाद ये जो 86 है ये ग्रैंड टोटल है, मींस कि इधर से इन रोज का टोटल है और इधर से इन कॉलम्स का, तो ये हमारा चेक पॉइंट भी होता है कि इनको इक्वल आना चाहिए। उसके अलावा हमने RI का जो स्केयर लिए थे उनका सम अप कर लिया, वो 20 है। और इधर से CI स्केयर के जो सारी वैल्यूज आई थी उनका हमने स्केयर किया तो वो हमारे पास 14 40 आया है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट में हमने करना क्या है कि ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं इनके अब हमने मीन्स निकाले हैं। ये टोटल है, इन सबको सम अप करने से ये जो हमारा पॉइंट आता है CI वाला वही हमने लिखा है। और यहाँ पे जो है वो रोज वाला नहीं आएगा, जस्ट कॉलम वाइज इन सब का हमने सम अप करना है और सम करने के बाद हमने इनके मीन्स निकाल लेने। तो यहाँ पे जो है वो 7 है टोटल और मीन्स कैसे निकलेंगे, 1.75 को डिवाइड करना है, यानी कि 1 1 3 और 2 इनका जो सम आया वो 7 है ना, तो 7 को डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स पे। 7 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास क्या आ जाएगा, 1.75। इसी तरह से 16 को डिवाइड करना है 4 पे, 4 आ जाएगा। इसी तरह से 19 को डिवाइड करना है 4 पे, 4.75 और बाकी भी इसी तरह से। ये हमारे पास मीन्स आ गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने इनके टोटल सम ऑफ स्केयर और उसके बाद जो है वो सम ऑफ स्केयर ऑफ B और सम ऑफ स्केयर मतलब ट्रीटमेंट्स का और ब्लॉक्स का, यहाँ पे SST का मतलब है कि सम ऑफ स्केयर ऑफ ट्रीटमेंट एंड SSB का मतलब है सम ऑफ स्केयर ऑफ ब्लॉक और SSC सम ऑफ स्केयर ऑफ एरर, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल SSS हम फाइंड कर लेते हैं, टोटल सम ऑफ स्केयर। तो आपने मिड टर्म के अगर लेक्चर अच्छे से देखे थे तो आपको ये फार्मूलाज अभी भी याद होने चाहिए। सम ऑफ I सम ऑफ J एंड YI J का स्केयर माइनस करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर हम कैसे निकालते थे, इस तरह के नोवा टेबल का ग्रैंड टोटल का स्केयर डिवाइडेड बाय RC। R मीन्स के हमारे पास रोज और C मीन्स के कॉलम, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है।
तो कॉलम हमारे पास 6 है, ये टेबल देखिए 6 हमारे पास ट्रीटमेंट है और 4 हमारे पास रोज है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 और ग्रैंड टोटल जो है वो नंबर इन रोज का और कॉलम्स का जो हमने सम अप किया था तो ये हमारे पास क्या था 86 आया था। तो इसको हमने यहाँ पे लिखा 86 के डिवाइडेड बाय 46। अब बार बार मैं करेक्शन फैक्टर के फार्मूला को रिपीट नहीं करूंगी, ये ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आरसी और जहाँ पे सम ऑफ आई वाई जे का स्क्वायर जो हमने यहाँ पे निकाला था, मैं आपको दिखाती हूँ। जो इन सब के जो सम है हमारे पास वाई आई जे के स्क्वायर के, यानी ये जो हमारी सारी रोज और कॉलम्स है उन सब को एडअप करके, यानी कि ये जो हमारे पास सारी अंदर ट्रीटमेंट्स हैं 1 से लेकर यहाँ 1 तक, इन सब को हमने सम अप करना है और इन सब को जो है वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, सम करके स्क्वायर करके 414 यहाँ पे आ जाएगा और माइनस जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे 103.83 आ जाएगा। फिर जब हमने SST निकाला है तो यहाँ पे टी डॉट जे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, यानी कि जो ट्रीटमेंट्स होंगे उनको जो है वो हमने सम अप करना है और उनका स्क्वायर ले लेना है और माइनस करेक्शन फैक्टर, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। सम स्क्वायर ऑफ बी जो है वो हमने कैसे निकाला है, सम ऑफ टी आई डॉट, यानी कि जस्ट जो हमारी रोज हैं उनको हम सम अप करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने किया था। यहाँ पे जब हम इस साइड पे जाएंगे तो ये हमारी रोज वाइज हो जाएंगी और इधर आएंगे तो ये हमारी कॉलम वाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर हमारे ब्लॉक्स का सम ऑफ स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा, यानी कि रोज को एड अप करके और ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास कॉलम्स को एड अप करके उनका स्क्वायर लेके हमारे पास आ जाएगा। तो ये फिर उनका करेक्शन फैक्टर को माइनस किया, ये जो हमारे पास करेक्शन फैक्टर इससे आया था 86/4/6, ये हमारा सेम ही यूज होगा यहाँ पे, तो उसका ये आंसर आ गया। एरर किस तरह से हम निकालते थे, टोटल एसएसएस माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट एंड माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ब्लॉक्स, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो सारे सम्स आए हैं ना इनको हमने माइनस कर दिए सबको आपस में, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हम एनोवा टेबल बनाते हैं। एनोवा टेबल कैसे बनता था, सिंपल वन वे एनोवा, सोर्स ऑफ वेरिएशन हम लिखते थे बिटवीन ट्रीटमेंट्स, बिटवीन ब्लॉक्स, एरर और टोटल। और उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन ट्रीटमेंट्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे होता था, टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट -1, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट 6 है तो 6 - 1 5 आ जाएगा। ब्लॉक्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, तो टोटल ब्लॉक्स 4 है, 4 - 1 3 आ जाएगा। देखिए यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जब एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो सिंपल हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एरर आ जाएगा। जब टोटल निकालना है तो इन जो ऊपर तीनों फाइंड किए हुए हैं इनको माइनस करेंगे। जब एरर का निकालना है तो मल्टीप्लाई 5 3 = 15 और जब टोटल निकालना है तो इन सबको ऐड कर देंगे तो 23 आ जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर्स जो हमने फाइंड कर लिए हुए हैं यही सारे हमने पहले यहाँ पे लिख दिए। मीन स्क्वायर्स हमारा कैसे आता है, सम ऑफ स्क्वायर को एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मीन स्क्वायर्स आ जाते हैं। और जब मीन स्क्वायर आ जाता है तो एफ टेस्ट हम किस तरह से फाइंड करते हैं, मीन स्क्वायर एमएस ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय एरर, और अगर ब्लॉक का भी फाइंड करना हो तो फिर एमएस ब्लॉक डिवाइडेड बाय एमएस एरर, यानी कि अगर दो फाइंड करने हो तो दो, यहाँ पे वन वे एनोवा की बात हो रही है तो हम जस्ट वन वे ही जाएंगे, यानी कि जस्ट ट्रीटमेंट को जो डिग्री ऑफ मीन स्क्वायर ऑफ एरर आया उसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो 6.61 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है। इफ एफ कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन एफ अल्फा, जो हमने ये पढ़ी थी, इसमें हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। K-1 एंड आर कीजिए, जो K-1 R-1 है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर है। ठीक है, और ये जो K-1 है ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो F 0.05 अल्फा, K-1 5 आ जाएगा, 6 - 1 5 और जहाँ पे 15 आया था हमारा एरर तो हम 5 और 15 लिख दिया। इसकी वैल्यू जो है वो अब आपको देखना आता होगा, अगर नहीं तो आप मिड टर्म का एक लेक्चर देख लें। 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास आएगा और जो हमारे 5 जो है वो हमारे पास ट्रीटमेंट है और 15 जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जब आप 5 के रेंज में देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.90। तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है जो टेबल से हमने कैलकुलेट किया वो क्या है, ये 6.61। तो हमने ये देखा है कि जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन होगी टेबुलेटेड वैल्यू से तो हमारा जो हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये नीचे लिखा हुआ इसके कंक्लूजन में, फॉल इन द क्रिटिकल रीजन सो वी रिजेक्ट द एच नॉट, वी कैन से दैट एटलीस्ट 2 मीन्स आर इक्वल। अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस में हमने लिखा था कि जो हमारे सारे मीन्स है वो सबके सब इक्वल है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में लिखा था कि जो हमारे जस्ट 2 जो हमारे ट्रीटमेंट्स हैं 2 मीन्स हैं वो हमारे इक्वल होंगे। तो फिर जब कंक्लूजन हम ड्रा करेंगे तो जब हमारा अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, तो उसकी कंडीशन को यहाँ पे हमने लिख देना है। ठीक है, इसी तरह के सारे स्टेप्स आगे होंगे, अब बार बार हम इस चीज को रिपीट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने सीखनी है अभी, द एनोवा टेबल प्रोवाइड अस विद व्हाट इज कॉल्ड द ऑब्वियस एफ टेस्ट आर लाइक विद द मॉडल सिग्निफिकेंस, यानी कि जो टेबल है ये हमें देता है मॉडल सिग्निफिकेंस, यानी कि इससे फिर हम आगे नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। इन द टू वे एनोवा दिस टेस्ट शो दैट देयर इज एटलीस्ट वन सिग्निफिकेंट डिफरेंस
difference between a pair of mean. Of course there are the 15 unique pair of means in our example. ये आगे मैं आपको बताती हूँ कि 15 यूनिक पेयर किस तरह से बनेंगे. एफ टेस्ट डज नॉट इंडिकेट विच पेयर आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट. यानी कि एफ टेस्ट में हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा जो पेयर है, यानी कि जो हमने मीन्स निकाले, एफ टेस्ट हमें ये नहीं बताता कि इनमें से कौन सा जो मीन है वो सिग्निफिकेंट है या फिर इनसिग्निफिकेंट है. यहाँ पे जस्ट हमें नल हाइपोथेसिस का और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का पता चलता है. तो नेक्स्ट इसी वजह से हम क्या करेंगे, पोस्ट ऑफ कंपैरिजन टेस्ट को यूज करेंगे टू एग्जामाइन द डिफरेंस बिटवीन ऑल द पेयर. इन सब के पेयर्स को डिफरेंस निकालने के लिए हम जो है वो क्या यूज करेंगे, पोस्ट ऑफ कंपैरिजन या फिर शेफिस टेस्ट यूज करेंगे. अच्छा जी, अच्छा सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप टू यूजिंग द शेफिस प्रोसीजर इन्वॉल्व द कैलकुलेटिंग द डिफरेंस इन ऑल पेयर ऑफ मीन्स. यानी कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि सब जितने भी हमारे मीन्स आए ना उन सब को हमने क्या करना है, उनका डिफरेंस निकालना है. तो सबसे पहले ये 15 हमारा कैसे टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट है और 2 के ऊपर, यानी कि 2 वे एनोवा यूज हो रहा है या फिर आप इसको कह सकते हैं 2 फैक्टोरियल के बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो जो कम्बिनेशन है वो आपने 2 के ऊपर जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा. आपके कम्बिनेशन का फार्मूला आपको आता होगा, तो वही फार्मूला यहाँ पे हमने लगा के क्या किया है, कॉम्बिनेशन को फाइंड किया है. ठीक है, 6 2 के ऊपर जब आप कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, तो जब कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा. उसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, ये जो L1 L2 L3 ये सारी वैल्यूज आपको दिख रही हैं, ये है डिफरेंस जो मीन्स हमने निकाले हैं ना x1 बार, यानी कि वो जो कॉलम वाइज मैं आपको एक दफा दिखा देती हूँ. ये टेबल हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे जो मीन्स निकाले ये x1 है, ये x2 है, x3 x4 x5 और x6. तो हमने अब जो है वो इतने पेयर्स बनाने हैं जितने के हमारे पास कॉम्बिनेशन की वैल्यू है. कॉम्बिनेशन की वैल्यू 15 आई है, मींस कि अब हमने 15 पेयर्स बनाने हैं इसके. तो L1 जो है वो हमारा क्या आएगा, x1 से हमने स्टार्ट करना है. x1 माइनस x2 x1 माइनस x3, यानी कि x1 को लिया तो 1 बाय 1 नेक्स्ट जितने भी ट्रीटमेंट्स आएंगे मीन्स है उन सबको हमने माइनस करना है. x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 x1 माइनस x4 x5 x6 हो गया. उसके बाद ये साथ में इसी तरह से L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 ये आपका 15 तक इस तरह से टर्म्स चलती रहेंगी. जस्ट आपने इधर से देखना है, जब x1 खत्म हो गए तो आपने x2 को ले लेना है, x2 माइनस x3. अब x2 माइनस x1 नहीं करना, ठीक है, वो तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है ना, x1 माइनस x2, तो x2 माइनस x3 होगा, फिर x2 माइनस x4 और ये 6 तक जाएगा. यहाँ पे भी अभी हमारे 15 पेयर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर अब हमने x3 को जब लिया तो x3 में से x4 माइनस होगा, फिर x5 होगा, फिर x6 होगा. फिर जब हमने x4 लिया तो उसमें से 3 माइनस नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी लिख लिया है, x4 माइनस x5 और x4 माइनस x6 आ जाएगा. जब L15 के ऊपर हम पहुंचेंगे तो लास्ट वाला जो हमारा बचेगा वो x5 बचेगा और x5 माइनस x6 हो जाएगा. ये हमारे 15 मीन्स आ गए. ठीक है, इस तरह से हमने इन मीन्स को डिफरेंस में लिखना है. उसके बाद ये जो वैल्यूज हमने बनाई हुई थी ना, यहाँ पे इस टेबल में जो हमने वैल्यूज फाइंड की थी, एक दफा फिर दिखा देती हूँ. ये x1 की वैल्यू को x2 की वैल्यू से -1 माइनस 75 माइनस 4, फिर इसी तरह से 1.75 माइनस 4.75 1.75 माइनस 5.75, इसी तरह से सारी जो मीन्स के वैल्यूज हैं उनको हमने करना है माइनस. तो यहाँ पे वही सारी चीजें हुई हुई है और साथ में इन सब की वैल्यूज जो हम वो लिख दी गई हैं. अच्छा, ये करने के बाद हमने क्या करना होता है, शेफिस जो टेस्ट है उसकी वैल्यू को हमने फाइंड करना होता है. तो ये फार्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, k-1 f अल्फा k-1 n माइनस k एंड MSE 1 ओवर n. k-1 यानी कि नंबर ऑफ ट्रीटमेंट -1, तो 6 माइनस 1 5 और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05, k-1 5 आ जाएगा और n माइनस k 18 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास. ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया, 18 कैसे आया, n माइनस के जो टोटल हमारे पास इसके नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स है ना, ये सारे जो हमारे पास बनते हैं n मीन्स के. ये जो हमारा टेबल था ना, इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ. ये जो हमारे अंदर सारी वैल्यूज हैं, ये इस 1 से लेकर यहाँ तक इन सबको काउंट करना है और माइनस कर देना है टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट में से. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, 6 है और इन सबको काउंट कर लेना है. और जब इनको दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेट मी शो यू, यहाँ पे 18 आ जाएगा. ठीक है, तो ये 5 और 18 आ गया. अब जो है वो आपने इसकी जो वैल्यू है, जो टेबुलेटेड वैल्यू है, जो टेबल से आपने देखनी है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 पे 5 और 18 के ऊपर देखेंगे तो 2.77 आ जाएगा. इनको सबको फिर मल्टीप्लाई करना है और अंदर जो MSE 1 ओवर n है, 1 ओवर n टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स के ऊपर आएगा. तो 1 ओवर 4 हम लिख देंगे. के हमारे पास ट्रीटमेंट को शो करता है और n हमारे पास ब्लॉक्स को शो करेगा. और MSE मीन्स के रेरा जो हमने फाइंड किया था 1.57 आया था, तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया. इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.43, अंडर रूट लेंगे तो 2.33. अब ये जो हमारी वैल्यू आई है इसके साथ जो है वो हमने कंपेयर करना है जो हमारे पेयर वाइज वैल्यू आई थी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को.
तो ये इस तरह का आपका टेबल बनेगा। सबसे पहले पेयर्स का टेबल है, फिर एस वैल्यूज मतलब कि जो इस शेफीज मेथड को यूज करके हमने निकाली है वो, और फिर डिसीजन का टेबल। जी हमने लास्ट स्टेप इसका पढ़ा था। तो पेयर वाइज हमने देख लिया कि सबसे जो पहला पेयर था x1 - x2, उसकी वैल्यू यहाँ पे आई है -2.25। उसकी जब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ली तो वो क्या आ गई 2.25। ये देखें यहाँ पे हमने x1 - x2 किया था, मीन इनको माइनस किया तो -2.25 आया था। इसी तरह से यहाँ पे हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को फर्स्ट पेयर में डिफाइन किया गया है तो 2.25। बाकी सारी भी जितनी माइनस वाली है वो सारी प्लस में हो जाएंगी, और जो प्लस वाली है वो प्लस में ही रहेंगी। फिर जो शेफीज मेथड के थ्रू हमने फाइंड किया वैल्यू, उसके साथ इन सबको कंपेयर करना है। वो हमारे पास 2.33 आई है, तो 2.25 इज लेस देन 2.23। तो जब लेस देन होगा तो जो हमारा डिसीजन होगा वो इनसिग्निफिकेंट होगा। जब ग्रेटर देन होगा, यानी कि जो पेयर वाइज वैल्यू हमारी आई है डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू वो ग्रेटर देन होगी एस वैल्यू से, तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा। तो ये आपने जो है वो लिख लेना है इसी तरह से, ठीक है, सब के सब आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये लेस देन है तो जिस इनसिग्निफिकेंट है, बाकी सारी जो टर्म्स है वो भी इनसिग्निफिकेंट्स की टर्म आ जाएंगी, ठीक है। तो बस इसी तरह से इसको सोल्व करना है, और यहाँ पे जो है वो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसी तरह से बाकी सारे एग्जाम्पल्स भी सोल्व करनी है। अब जो है वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेपर में इस तरह का किस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इतनी लंबी एग्जाम्पल तो पेपर में नहीं आ सकती। अब या तो जो है वो आपको क्या दे सकते हैं, डिफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, आपको मीन का एक टेबल दे सकते हैं, जैसे कि ये टेबल है, ठीक है, यहाँ पे आपको मीन्स दिए भी होंगे और मीन्स की सारी वैल्यूज दी भी होंगी। कह सकते हैं कि इनके डिफरेंस फाइंड करो, या फिर मीन के डिफरेंस दिए भी होंगे आपने जो है। और बाकी जो यहाँ पे हमारे पास चीज़ें यूज होती हैं शेफीज टेस्ट में, ये इसका जो फार्मूला हमने देखा है शेफीज टेस्ट का, ये चीज़ें भी आपको मतलब टोटल नंबर ऑफ आपको ट्रीटमेंट्स भी बताए हुए होंगे, टोटल नंबर ऑफ जो उसमें यूज हो रहे हैं सारे एलिमेंट्स वो भी बताए हुए होंगे, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी बताए हुए होंगे, और MSE भी बताया हुआ होगा। तो उसको फिर आपने फाइंड करना है इस फार्मूले के थ्रू, ठीक है, यानी कि ये फार्मूला आपको आना चाहिए। वो कह सकता है कि शेफीज जो वैल्यू है उसको आप फाइंड करें, और जो सारी वैल्यूज हैं वो दी हुई होंगी। तो फिर आपको डिफरेंस, जब मीन्स भी दिए हुए होंगे उनका डिफरेंस भी, और आप शेफीज वैल्यू को कैलकुलेट करके जस्ट आपने उनको बताना होगा कि जो सिग्निफिकेंट है या फिर इनसिग्निफिकेंट है। या में भी वो शेफीज वैल्यू भी दे सकता है और पेयर वाइज जो डिफरेंस है उनको भी दे सकता है। जस्ट उनके एब्सोल्यूट वैल्यूज भी दी हुई होंगी, आपने सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट का उसको बताना होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने हर लिहाज से माइंड को रेडी करके जाना है, अपने फार्मूलाज को अच्छे तरीके से देखना है। वो मतलब ये इस तरह का हाफ ऑफ टेबल भी दे सकता है, जिस तरह के GDBs में और असाइनमेंट्स में होता है, टेबल भी दे सकता है हाफ ऑफ केस को फिलअप करें, तो वो आपको आना चाहिए फिल करना, ठीक है। एनोवा टेबल मोस्टली आता है, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स में भी दिए हुए हो, और जस्ट आपने मीन स्क्वायर एरर निकालना हो, और फिर वो क्या कहते हैं एफ टेस्ट जो है वो फाइंड करना हो, और डिग्री ऑफ फ्रीडम्स का अक्सर क्वेश्चन आता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, बिल्कुल सेम इसी तरह से एग्जांपल है। एक दफ़ा एग्जांपल की स्टेटमेंट्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ये वही टेबल है, यहाँ पे सॉल्व नहीं थी तो इस वजह से मैंने अलग से उसकी फाइल बना ली है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हमने कर ली हैं। उसके बाद ये एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो इसी तरह से 3 जो है वो हमारे पास डेज, आप इसको कह सकते हैं डेज दिए हुए, 3 हमारे पास ब्लॉक्स हैं और 4 हमारे पास इस तरह से ट्रीटमेंट्स दिए हुए। सेम इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है, कोई भी और डिफरेंट चीज़ यूज नहीं होनी है। मैं एक दफ़ा जो है वो आपको दिखा देती हूँ। ये भी ये देखें सबसे पहले, और ये जो ऊपर मैं आई थिंक मेंशन करना भूल गई थी, ये सम ऑफ आई जे स्क्वायर है ना, ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो अंदर हमारी वैल्यूज होती है ना, इन सब को सम करके इनका स्क्वायर लिया जाता है, तो वो हमारे पास 276.84 जहाँ पे इस एग्जांपल में है। पिछले में भी जब हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर फाइंड किया था तो इसी तरह से वो फाइंड होता है, ठीक है। ये जो अंदर 4.0 से लेकर 5.0 तक वैल्यूज हैं, 1 बाय 1 इनको स्क्वायर लेके इनका सम करते हैं और हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। अच्छा, यहाँ पे भी फिर रोज का स्क्वायर लिया है, रोज का सम लिया, फिर स्क्वायर ले लिया, जहाँ पे कॉलम का सम लिया, फिर स्क्वायर ले लिया, जहाँ पे रोज का जो सम लिए थे जस्ट उनका उनको ऐड कर लिया है, और जहाँ से कॉलम्स का भी ये इक्वल 57.4 आता है। जहाँ पे जो रोज का स्क्वायर लिया था उनको भी सम कर लिया, कॉलम का जो स्क्वायर लिया था उनको भी हमने सम कर लिया। उसके बाद मीन्स हमने निकालने होते हैं, यही जो टोटल है 12.8 को डिवाइड कर दें 3 के ऊपर तो ये आ जाएगा, 14.6 को डिवाइड कर दे 3 के ऊपर तो ये आ जाएगा। इस तरह से 15.8 को डिवाइड कर दे 3 के ऊपर और 5.0 को डिवाइड कर दे 3 के ऊपर, तो ये सारे आपके मीन्स आ जाएंगे। जब मीन्स आ जाते हैं तो फिर हमने टोटल एसएसएस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ब्लॉक्स हमने फाइंड करने होते हैं।
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जो ट्रीटमेंट फाइंड करने हैं तो ये देखें यही लिखो 276.84 ये 276.84 हमारा आया था। इन सब वैल्यूज को अंदर वाली वैल्यूज को स्क्वायर लेके इनका सम किया है तो ये आया था। वही हमने यहाँ पे लिखा वो माइनस करेक्शन फैक्टर ग्रैंड टोटल डिवाइडेड बाय आर और के उनके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमारा करेक्शन फैक्टर आ गया। फिर हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट्स लिया जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स थे उन सबको सम लेके उनका स्क्वायर किया डिवाइडेड बाय हमने आर कर दिया, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स के ऊपर। तो माइनस करेक्शन फैक्टर तो इसकी ये वैल्यू आ गई। नंबर जब ब्लॉक्स का किया तो रो वाइज सम करके स्क्वायर किया या स्क्वायर करके सम किया तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमने कर दिया तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.21 और सम स्क्वायर ऑफ एरर ये जो सम्स आए हैं इन सबको माइनस किया तो 0.537 आ जाएगा। उसके बाद एनोवा टेबल बना लिया सेम इसी तरह से बिटवीन ट्रीटमेंट्स 4 - 1 3 ब्लॉक बिटवीन ब्लॉक्स 3 - 1 2 एरर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से और टोटल इन सबको सम करने से सम ऑफ स्क्वायर्स जो आए हैं उन सब की वैल्यूज लिख ली। मीन स्क्वायर 1.53 डिवाइडेड बाय 0.21 डिवाइडेड बाय 0.54 एंड 0.5 ये हमारी जो है वो इनकी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और सॉरी जो मीन स्क्वायर्स हैं वो इस तरह से आते हैं 1.53 को डिवाइड करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर। आई थिंक सो पीछे भी मैंने इस तरह बोला था जो सब मीन स्क्वायर्स है ना उनका सब ऑफ स्क्वायर्स को हमने डिवाइड करना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर। आई एम सॉरी फॉर दैट। 1.53 को डिवाइड करना है 3 के ऊपर, 0.21 को डिवाइड करना है। जो हमारे पास जब मीन स्क्वायर्स आ जाते हैं ना जो हम टेस्ट यहाँ से यूज करते हैं वो मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट्स और मीन स्क्वायर ऑफ ब्लॉक्स को डिवाइड करते हैं मीन स्क्वायर ऑफ एरर के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से कॉलम आता है। इस तरह का टेबल आपको दिया जा सकता है मे बी कोई एक डिग्री ऑफ फ्रीडम या जस्ट उसने नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स और नंबर ऑफ ब्लॉक्स बताए हुए हों, बाकी सब आपने इधर से डिग्री ऑफ फ्रीडम भी फाइंड करने और सम ऑफ स्क्वायर्स दिए हुए होंगे और आपने मीन स्क्वायर और फिर एफ टेस्ट फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने अपने माइंड को रेडी रखना है। फिर उस तरह से हमने क्रिटिकल रीजन यहाँ पे भी डिफाइन कर लिया। ये टेबुलेटेड वैल्यू k - 1 r - 1 k - 1 मतलब कि यहाँ पे एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम और यहाँ पे जो है वो k - 1 मीन्स का ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और इनको कैलकुलेट कर लिया और जो अगर ग्रेटर देन है तो रिजेक्ट हो जाएगी तो हम जो है वो 2 इक्वल मीन यानी कि जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इसी तरह से हमने इसके ऊपर शेफिस टेस्ट को अप्लाई किया। जो मीन्स आए थे उन सबको पहले हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स कितने हैं 4 है। 4 को 2 फैक्टर मतलब 2 फैक्टर्स में जब हम डिवाइड करेंगे तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा 6 के। अब यहाँ पे हमें 6 डिफरेंस चाहिए तो उस हिसाब से फिर हमने जो है वो इसके 6 डिफरेंस फाइंड किए हैं। डिफरेंस फाइंड करने के बाद हमने शेफिस का फार्मूला लगाया है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये इसका आंसर आ गया। फिर हमने इनमें डिसीजन ले लिए जो सिग्निफिकेंट है उनको सिग्निफिकेंट, जो हमारे ग्रेटर देन है वो इनसिग्निफिकेंट होंगे, जो लेस देन है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। उसके बाद सेम इसी तरह की एग्जाम्पल है, आपने इसको खुद करना है, ठीक है। वो सेम इसी तरह से मीन्स इक्वल है और जो है वो 2 मीन्स इक्वल है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एफ टेस्ट यही वैल्यूज को लिखना है। यहाँ पे जो है वो आपने रो वाइज नहीं करना, यहाँ पे जस्ट हमारे पास ना कॉलम वाइज वैल्यूज दी हुई है तो कॉलम वाइज ही इनको सॉल्व करना है, ठीक है। इनके ये आंसर आ जाएंगे, इनके मीन्स निकाल लेने और फिर नंबर ऑफ जो ब्लॉक्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि जस्ट हमने बिटवीन ट्रीटमेंट्स ही सॉल्व किया तो बिटवीन ट्रीटमेंट्स ही हमारे इनके आंसर आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने अगले इसके एडवांटेजेस के ऊपर। एडवांटेजेस है शेफिस मेथड के कुछ। दिस प्रोसीजर इज एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव सिंस इट्स कंट्रोल द ओवरऑल सिग्निफिकेंस फॉर एनी पॉसिबल कंट्रास्ट द सेट ऑफ द कंट्रास्ट व्हेन वी सजेस्ट बाय द डाटा इवन व्हेन वी सजेस्ट बाय द डाटा इफ देयरफॉर शुड नॉट बी यूज्ड इफ ओनली पेयर वाइज कंपैरिजन आर वांटेड, ठीक है। इट देयरफॉर शुड नॉट बी यूज्ड इफ ओनली पेयर वाइज कंपैरिजंस आर वांटेड, यानी कि इसके एडवांटेजेस हैं कि ये हमें क्या करता है एरर को कम से कम करके देता है। इसकी जो कंजर्वेटिव होता है और जितने हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उनको कंट्रोल करता है ये। डिसएडवांटेजेस क्या है, इफ द नंबर ऑफ कंट्रास्ट बीइंग कंसीडर्ड इज नॉट कंसिडरेबली ग्रेटर देन द नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड द कंट्रास्ट वेयर नॉट सजेस्टेड बाय द डाटा। और यहाँ पे बस इसको जो है वो एक दफा देख लें कि जो हमारा शेफिस मेथड है ये एक और इसने मेथड दिया हुआ है बोन फिरोनी करेक्शन प्रोबेबली विल बी मोर पावरफुल देन शेफिस, तो ये किसी और फिर बुक में पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट इसका डिसएडवांटेजेस ये दिया हुआ है कि क्या है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ कंट्रास्ट जो है वो कंसीडर हमने नहीं किए होते वो ग्रेटर देन हो जाते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो डाटा से सजेस्ट नहीं किए जाते कितने नंबर ऑफ कंट्रास्ट, तो वहाँ पे हमें डिफिकल्टी आती है। अच्छा, अब हैंडआउट्स को देखते हैं कि उसके ऊपर क्या था। यही एग्जांपल्स दी हुई हैंडआउट्स के ऊपर भी और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया गया है।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने अगले चैप्टर के ऊपर, जो कि ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर है 14, ठीक है। इसमें हमने क्या यूज करना है, इसमें हमने टक्कीज HSD को यूज करना है। बाकी प्रोसीजर हमारा बिल्कुल सेम होगा, जस्ट जो है वो इसका जो टक्कीज HSD है उसका फार्मूला जो है वो चेंज होगा। अ पोस्ट होक टेस्ट इज नीडेड आफ्टर वी कंप्लीट एन एनोवा इन ऑर्डर टू डिटरमाइन विच ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि हमने जो है वो एनोवा टेबल इसी तरह से बनाना है, इसके रोज का स्क्वायर, सम, मीन्स इसी तरह से फाइंड करने हैं, डिफरेंस भी इसी तरह से फाइंड करने हैं। जस्ट जो है वो जो टक्कीज HSD है उसका जो फार्मूला है वो हमने यूज करना है, और यही बताएगा हमें कि कौन से ग्रुप जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से और कौन से जो है वो सेम है। डोंट नीड टू कंडक्ट द पोस्ट होक टेस्ट अनलेस यू फाइंड एन इफेक्ट इन द एनोवा प्रॉब्लम। इफ यू फेल टू रिजेक्ट द नल देन देयर आर नो डिफरेंस टू फाइंड, यानी कि जब हम एनोवा टेबल बनाते हैं ना तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कि नेक्स्ट हमने प्रोसीड करना है या नहीं। अगर हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो देन हम जो है वो नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, अगर नहीं तो फिर हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो देन देयर इज नो डिफरेंस टू फाइंड, यानी कि जब आप फेल हो जाते हैं कि नल हाइपोथेसिस ही आपकी रिजेक्ट नहीं होती तो फिर आपको कोई डिफरेंस फाइंड करने का फायदा ही नहीं है, ठीक है। देन टी टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल, जहाँ पे टी टेस्ट हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एफ टेस्ट यूज करेंगे। टाइप 1 एरर रेट कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द टेस्ट कॉल्ड द टक्की ऑनेस्टली सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ये HSD मींस के ऑनेस्टली सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट आर द टक्की HSD टेस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इसके मेन पॉइंट्स हैं, इनको आपने देखना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बस आपने एक दफा रीड आउट कर लेना। अच्छा, यहाँ पे आप पेयर, सबसे पहले हाउ मेनी पेयर्स, ये जो चीज आप हम पीछे देखें कॉम्बिनेशन का फार्मूला R और 2 दिखा हुआ है तो R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब कि R अगर n हो तो R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू R माइनस n हमारे पास होता है। तो वही फार्मूला यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले कहते हैं कि दिस टेस्ट अलाउ अस टू कंपेयर एवरी पेयर ऑफ पॉपुलेशन मीन विद द सिंगल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड द फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास क्या होता है, हमने बताने होते हैं कि इसमें कितने पेयर बनेंगे हमारे डिफरेंस के ऊपर, जो हमारे मीन्स के कितने पेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला आप देख रहे हैं, अगर आपको नहीं आता था कॉम्बिनेशन का फार्मूला तो RN होता है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ n की जगह पे तो R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू R माइनस 2, और जब इसका फैक्टोरियल हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R इंटू R माइनस 1 और R माइनस 2 वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, R माइनस 2 से, तो पीछे हमारे पास जस्ट क्या बचेगा, R इंटू R माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, उसके बाद इसमें हाइपोथेसिस किस तरह से स्टेट करनी है, सेम वही प्रोसीजर है। यहाँ पे भी नल हाइपोथेसिस जो हमारे सारे मीन्स हैं वो इक्वल हैं, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ मीन, यानी कि फॉर एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ मीन, यानी कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है, यानी कि कोई से दो हमारे जो पेयर्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फार्मूला देख लीजिए क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्यू अल्फा, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज होगा, क्यू अल्फा आपका यूज होगा। क्यू अल्फा R इंटू n माइनस R, यानी कि टोटल नंबर जो हमारे पास होंगे ऑब्जर्वेशन के माइनस R, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हम कर देंगे, और जहाँ पे जो है वो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपके आ जाएंगे, और क्यू अल्फा जो है वो आपका आ जाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाएगा। और लेकिन यहाँ पे क्या यूज होगा, आपका क्यू अल्फा यूज होगा। पीछे आप F जो है वो यूज करते हैं, ये क्यों यूज होगा, क्योंकि जो है वो एक स्टूडेंट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, तो इसको जो है वो स्टूडेंटाइज्ड वेरिएशन भी कहा जाता है, इसलिए इसको क्यू से डिनोट किया गया है। ये नीचे देख लें, इन सब के MSE का मतलब है, और आगे ये मीन स्क्वायर ऑफ एरर डिवाइडेड बाय NI आपका आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। इसका मतलब है मीन स्क्वायर एरर फ्रॉम एनोवा, जो कैपिटल N है, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, स्मॉल एंड द स्मॉलेस्ट सैंपल साइज, एंड ये जो Q है इसको Q लिखा गया द स्टैंडर्डाइज्ड रेट डिस्ट्रीब्यूशन विद R एंड N माइनस R डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि ये जो दोनों है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे पास। अच्छा, टक्की टेस्ट में फिर दोबारा से इसकी वही ऑब्जर्वेशन बताई की है, यहाँ पे भी हम इसी तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस को, जब हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो ग्रेटर देन हो जाती है टक्की टेस्ट से, और हम एक्सेप्ट करते हैं इसको जब हमारी वैल्यू जो है वो लेस देन हो जाती है T से, यानी कि सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट वाली ही बात है। द डिसीजन इज मेड सेपरेटली फॉर ईच पेयर ऑफ हाइपोथेसिस, हर एक पेयर के लिए अलग से जो है वो हम क्या करते हैं, डिसीजन बनाते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है या फिर इनसिग्निफिकेंट है। तो एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास दी हुई है टेबल दिया हुआ, यहाँ पे हमारे पास 4 ट्रीटमेंट्स हैं और हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 दिया हुआ है, तो इसको भी हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सेम उसी प्रोसीजर में इसमें भी सॉल्व होना है, कोई इसमें डिफरेंट बात नहीं है, ठीक है। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे है ऑल द मीन्स ऑफ द बियर्ड्स आर इक्वल, यानी कि जैसे कि यहाँ पे था
जो एग्जांपल दी हुई थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर ब्रेड दिया हुआ ना, तो उसी को हम जो है वो यूज करेंगे। जो मर्जी है, मतलब जस्ट आप मीन्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑल द मीन्स आर इक्वल एंड ऑल द मीन्स एटलीस्ट 2 मीन्स आर इक्वल। फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फिर हमने टेस्ट इसके ऊपर लगा दिया, एफ इज इक्वल टू एम एस ब्रेड डिवाइडेड बाय एम एस एरर। तो उसके बाद हमने सेम इसी तरह से रोज का सम कर लिया, उसका स्क्वायर ले लिया, फिर कॉलम्स का सम किया, उनका स्क्वायर ले लिया, और रोज का और कॉलम का जो सम किया था उनका टोटल ले लिया। इधर से कॉलम्स का जो सम रोज का सम किया था उनका भी टोटल ले लिया, और जहाँ पे कॉलम के सम स्क्वायर्स का भी हमने टोटल ले लिया। उसके बाद हमने सेम इसी तरह से इनके जो है वो टोटल पहले निकालेंगे, आप ऑलरेडी निकाले हुए थे, उनके मीन्स ले लिए। 114 डिवाइडेड बाई 3, 143 बाई 5.5 डिवाइडेड बाई 3, 88.5 डिवाइडेड बाई 3 एंड 105 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास इनके मीन्स आ गए। जब मीन्स आ जाएंगे तो सेम उसी प्रोसीजर से टोटल एसएसएस फाइंड करना हो जाए। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ आई जे, यानी कि जो अंदर 45 6.5 से लेकर 28.5 तक जितने भी वैल्यूज हैं, इन सबको स्क्वायर करके इनका सम करने से हमारे पास ये आ जाता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ आई वाई जे का स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर ग्रैंड टोटल डिवाइडेड बाय आर सी। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर इस तरह से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल हमने फाइंड कर लेना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट्स, और यहाँ पे जो है वो ब्लॉक्स का हमने फाइंड कर लेना है। यहाँ पे आर लिखा हुआ मीन्स के रो वाइज हमने इसको सम करना है, और एरर जो है इन सबको माइनस करने से आ जाएगा। फिर हम सेम इसी तरीके से इसका भी एनोवा बना लेंगे, बिटवीन ट्रीटमेंट्स, बिटवीन ब्लॉक्स, एरर और टोटल। बिटवीन ट्रीटमेंट्स टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स 4 थे, 4 - 1 3। बिटवीन ब्लॉक्स टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक 3 थे, 3 - 1 2 आ जाएगा। एरर 3 2 6 आ जाएगा, और टोटल 6 2 3 को ऐड करने से 11 आ जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑलरेडी फाइंड किया, वो पुट कर देने सारे, और मीन स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स को डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करने से मीन स्क्वायर्स आएंगे। और जस्ट एक हम यूज कर रहे हैं बिटवीन ट्रीटमेंट्स, हम जस्ट ले रहे हैं, तो 260.58 को डिवाइड कर देना है 38.727 के ऊपर, तो 6.81 आ जाएगा। फिर जो है वो यहाँ पे इसकी अभी जो है वो क्रिटिकल रीजन फाइंड करने के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। एफ एल फाइंड टू k - 1 r - 1 एंड k - 1 एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, और k - 1 ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आ जाएगा। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और अगर ये ग्रेटर देन आ जाती कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से, तो वो हो जाएगी रिजेक्ट हो जाएगी। जब रिजेक्ट हो जाएगी तो मीन्स के एटलीस्ट 2 मीन्स आर इक्वल होगा। फिर जो है वो यहाँ से हमने बताना है कि पेयर्स इसके कितने बनेंगे। देयर आर द 6 यूनिक पेयर्स ऑफ मीन इन आवर एग्जांपल। 6 यूनिक पेयर किस तरह से बनेंगे आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें, द फर्स्ट स्टेप टू यूज, यानी कि टोटल हमारे पास क्या थे, 4 थे ना ब्लॉक्स जो थे, ट्रीटमेंट सॉरी जो थे, 4 को 2 के ऊपर, मतलब जब इसका कम्बिनेशन लिया तो वो हमारे पास टोटल 6 आ जाएंगे। तो यहाँ पे इन सब के जो है वो हमने डिफरेंसेस जो मीन्स फाइंड किए थे उनके डिफरेंस फाइंड कर लिया। होप के इसकी चीज की आपको समझ आ रही होगी, कोई भी डिफरेंट जो है वो इसमें बात नहीं है। सिंपल प्लस माइनस करते जाना है, जस्ट स्टेप्स को अपने माइंड में रखना है। और उसके बाद ये जो चीज है ये डिफरेंट है, यहाँ पे आपने जो इसका टक्की टेस्ट का फार्मूला है वो यूज करना है। क्यू अल्फा इंटू आर इंटू एन माइनस आर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय एम सी डिवाइडेड बाय एन, इसका अंडर रूट है। फिर जहाँ पे आप क्यू लेवल ऑफ क्यू का जो टेबल होता है उसमें देखेंगे 0.0 स्टूडेंटाइज टेबल जो होता है, उसमें हम देखेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 के ऊपर 4 और 8 इसकी जो वैल्यूज है उनके ऊपर, तो वो आपकी आ जाएगी 3.47। मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.39। फिर सेम इसी तरीके से जो हमारे पेयर्स वाइज वैल्यूज आई थी उनके एब्सोल्यूट वैल्यूज को लेके इनको जो है वो कंपेयर करना है। जो लेस देन होगी वो इनसिग्निफिकेंट होगी, मतलब कि उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, उनमें जो है वो कोई डिफरेंस नहीं होगा। और जो ग्रेटर देन होगी वो सिग्निफिकेंट होगी, मीन की उनमें डिफरेंस होगा, उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज है बस लेक्चर नंबर 14 में। आगे भी 1-2 एग्जांपल्स है बिल्कुल सेम इसी तरह से हैं, तो बस आपको मेन चीज समझ आ गई। आपने फार्मूला करना है टक्की टेस्ट का, इसको जो कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। बस ये चीज है, आपको जो है वो और इसमें कोई भी ज्यादा लंबी चौड़ी बातें जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा वही चीज लिखी हुई है कि कितने पेयर्स होते हैं, और एफ टेस्ट डज नॉट इंडिकेट व्हिच पेयर आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, जो हम ऑलरेडी पिछले में पढ़ चुके हैं, वही स्लाइड्स दोबारा से यहाँ पे ऐड की गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो देख लेने आपने इसके। यूजफुल कंफर्मेटरी रिसर्च, यानी कि ये हमें कंफर्म करके देता है कि इनमें डिफरेंस है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप इज नॉट मीनिंगफुल, अवेलेबल इन मैनी स्टैटिस्टिकल पैकेजेस, रिड्यूस रिस्क ऑफ टाइप 1 एरर, यानी कि ये उससे भी ज्यादा जो हमने पीछे शेफिस पढ़ा था उससे भी ज्यादा जो है वो हमें सेटिस्फाई करता है कि टाइप 1 एरर हमारा नहीं है। मे बी यूज व्हेन द ग्रुप साइज आर अनइक्वल, और जब ग्रुप साइज अनइक्वल होता है तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। डज नॉट टेस्ट द कॉम्प्लेक्स कंट्रास्ट, यानी कि जो बहुत बड़े लेवल के ऊपर हम इसको यूज नहीं कर सकते। सब्जेक्ट टू टाइप 2 एरर, यानी कि दूसरे जो टाइप 2 एरर होता है उसको कंट्रोल करने में ये ज्यादा हेल्प नहीं करता, और बाकी इसमें कुछ नहीं। नॉट एज अवेलेबल एज शेफिस टेस्ट, और उससे ज्यादा जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग इसमें नहीं है। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 15 है हमारे पास।
बहुत लेंथी है ये लेक्चर, जस्ट इसके जो है ना मैं आपको मेन जो पॉइंट्स है ना वो बताऊंगी। इसकी जो कैलकुलेशंस है वो बहुत ज्यादा लेंथी है। इसमें हमने क्या पढ़ना है, 2 4 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा, 2 स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, 2 क्यूब फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। अब बात आ गई 2 4 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट की। सबसे पहले हमने पढ़ा था 2k, यानी कि k की कोई भी वैल्यू हो सकती है। जब 2 की पावर 4 है तो फिर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो है इन चीजों को अगर आप रीड आउट करना चाहें तो बेशक एक दफा कर सकते हैं। जो चीज हमने पहले पढ़ी हुई है ना, जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 8 9 में बताई थी, वही जो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है उसका ओवरव्यू बताया गया। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, 2 4 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट की, के 2 4 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में हम क्या यूज करते हैं। इन दिस के 4 फैक्टर ईच एट 2 लेवल, यानी कि 4 जो है वो फैक्टर्स और 2 क्या है लेवल है, आर द इंटरेस्ट। दिस डिजाइन इज कॉल्ड द 2 4 फैक्टोरियल डिजाइन एंड 16 ट्रीटमेंट। 2 के बाद 4 है तो मींस के 16 ट्रीटमेंट्स कॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल होंगे। अब जो बात आती है साइन टेबल की, एक दफा आप इसके साइन टेबल देखें, आपके होस्ट जो है वो आ जाएंगे ठिकाने पे। ये है इसका साइन टेबल जब आपके पास 2 4 फैक्टोरियल डिजाइन होगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि इसकी जस्ट एक दफा समझ ले, वही चीजें हैं, कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है, वही है, जस्ट थोड़ा सा इसको लंबा हमने कर देना है। जब 4 है तो मीन्स के ABCD चारों आएंगे और 1 by 1 सबके साथ हमने लिखना है, और ये 16 हमने बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमारा 1 होता है, फिर हमने AB लिख लिया, फिर AB अलग अलग लिखा, फिर AB को लिख लिया, फिर C लिखा, फिर C के साथ, मतलब ये आसानी के लिए हमने जो है ना वो इस तरह से लिखा। अगर ABCD चारों पहले लिख देते तो फिर हमारे पास मिस हो जाना था चीजें कुछ, तो इस तरह लिखेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। A लिखा है, B लिखा है, फिर A B दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर C लिखा है, फिर C के साथ A को B और B को भी कर दिया, फिर तीनों को एक साथ कर दिया, फिर D लिखा, D के साथ A को B को C को और A B D को सबको एक साथ लिख दिया। फिर जो है वो एंड मतलब इसके 16 ये पेयर्स बनेगी। जिस तरह से इस साइड पे आप लेस मतलब स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, इसी तरह से यहाँ पे आपको पता है आपने ग्रेटर मतलब कि कैपिटल लेटर्स में आपने लिखना होता है। और फर्स्ट जो कॉलम होता है वो M का, यानी कि मेन जो हमारा साइन टेबल होता है उसका कॉलम होता है। अब इसके साइंस के साथ लोकेट करने हैं, ये आप MS एक्सेल में भी कर सकते हैं अगर जो है वो आपको एक्सेल करना चलाना आता है तो, यूज करना आता है तो। अगर नहीं तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इंशाल्लाह इस पे ना आपको एक लेक्चर बना दूंगी ताकि आपको इस चीज की अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अगर छोटा भी टेबल हो तो उसको भी आप किस तरह से MS एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो M वाला होता है उसमें तो सबके सब प्लस आते हैं। जो A वाला होगा उसमें आपने इधर से देखना होगा, आपको मैं चीज समझा चुकी हूँ, ठीक है, एक दफा फिर थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पे जो 1 है इसका मतलब है कि सबके सब नेगेटिव हैं। A का मतलब है, स्मॉल a का मतलब है कि A की वैल्यू जो है वो क्या है, हाई है, और बाकी सब की लो है। तो जिसकी वैल्यू हाई होती है वो पॉजिटिव में आ जाता है और बाकी सारे हमारे नेगेटिव में। तो जस्ट हम फिलहाल A को देख रहे हैं, तो A वाला जो कॉलम है वो हम इस तरह से फिल करेंगे, जहां यहाँ पे A होगा ना, इस पूरी रो कॉलम है, वहां पे हमारे पॉजिटिव साइन आएंगे, और जिन वैल्यूज में A नहीं होगा वहां पे नेगेटिव आ जाएंगे। फिर चेक पॉइंट हमारा क्या होता है कि जितने हमारे पास फर्स्ट कॉलम को छोड़ के, इसमें तो सबके सब पॉजिटिव होते हैं ना, जो सेकंड होता है उसमें हमने ये चेक करना होता है कि नंबर ऑफ जो कॉलम है सॉरी प्लस और नंबर ऑफ माइनस साइंस इक्वल होने चाहिए। जैसे कि इसमें देखें 1 2 जो नेगेटिव को गिन रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नेगेटिव है, पॉजिटिव को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सारे इक्वल है। अब आगे जो है वो जो चीज समझाने वाली है, A का भी पता चल गया, B का भी पता चल गया, B इसी तरह से आपने करना है। A B किस तरह से निकलेगा, A के और B के कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका A B का साइन आ जाएगा, यानी कि A माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, आपको पता होगा इन चीजों का। C किस तरह से निकलेगा, जो C वाला है वो भी सेम इसी तरह से, जहां जहाँ पे इस पूरे फर्स्ट वाले कॉलम में जो हमने जो स्मॉल ABC लिखी हुई है, जहां जहाँ पे C है वो पॉजिटिव साइन आ जाएंगे, जहां पे C नहीं है वो नेगेटिव में आ जाएंगे। A C किस तरह से निकलेगा, A वाले कॉलम को C वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो A C का कॉलम आ जाएगा। B C किस तरह से निकलेगा, B के कॉलम को C के साथ करने से A B का जो कॉलम है उसको C के साथ मल्टीप्लाई करने से A B C आ जाएगा। और इसी तरह से बाकी सारी कैलकुलेशंस भी आपने कर लेनी है, इसमें कोई भी डिफरेंट चीज नहीं है, बस वही सारी चीजें हैं। उसके बाद मोड रूल जो हमने पीछे पढ़ा था कि A B पता नहीं A B था, A B को मल्टीप्लाई B से करें तो वो A की इक्वल आता है। तो यहाँ पे जब 4 आ जाएंगे तो कहते हैं कि अगर A B C D को मल्टीप्लाई करें B C D के साथ वो A की इक्वल आता है। किस तरह से आता है, ये भी मैंने थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दिया है कि अगर इस तरह हम इनको लिखें A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई मतलब सब जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इस तरह से हम तरतीब से लिखें तो ये सबके स्क्वायर्स बन जाएंगे। जब हमारे पास स्क्वायर्स बन जाते हैं सबके, तो हम इसको जो है वो जब इस तरह से सॉल्व करें, क्योंकि हम 2 फैक्टोरियल पढ़ रहे हैं तो 2 के ऊपर हम जब इनकी पावर्स को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास को क्या बचेगा, वो हमारे पास 0 बचेगा। तो 0 आ जाएगा, सबकी वैल्यू 0 हो जाएंगे, तो 0 जिसकी भी एलिमेंट्स की वैल्यू होती है वो इक्वल टू 1 की होता है, तो किसकी इक्वल आ गया, हमारे पास A की इक्वल आ गया। तो ये हमारा साइन टेबल और बाकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ साइन टेबल्स डिफाइन की हुई हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो चीज़ करने वाली थी वो इसमें एक एग्जांपल थी, यहाँ पे ना एंड्रॉइड्स में नहीं है, तो वो एग्जांपल कौन सी थी
ये लेक्चर नंबर 15 है। ये जो साइन टेबल हमने किया ना, ये साइन टेबल, जैसे हमने लेक्चर नंबर 8 और 9 में ये साइन टेबल को यूज़ करके इफेक्ट ऑफ ए, इफेक्ट ऑफ बी, इफेक्ट ऑफ ए बी, इफेक्ट ऑफ सी ए सी, ये सारी वैल्यूज निकाली थी। उसी तरह से इस टेबल को यूज़ करके फिर हमने वैल्यूज निकाली, अगर एग्जांपल को इस तरह से आ जाए तो। बट ये वेरी लेंथी है, बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स पेपर में नहीं आएंगे। बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिख दिया कि इफेक्ट ऑफ ए फार्मूला वो यूज़ होगा 1/2k-1 और n, और फिर कंट्रास्ट ऑफ ए मतलब कि ए वाले जो कॉलम में सारे सिंबल्स हैं वो सारे हमने जो है वो लिखने हैं, और इस तरह से हमारी इनकी वैल्यूज आ जाएंगी सबकी। इफेक्ट ऑफ ए बी, इफेक्ट ऑफ ए बी सी, इफेक्ट ऑफ ए बी सी डी, मतलब जितने भी सारी है उन सब के इफेक्ट्स फाइंड करने हैं, उन सब के सम्स फाइंड करने हैं, और टोटल जो है वो फिर एंड पे जाके बस इनके ये डिग्री ऑफ वो क्या कहते हैं उसको, एनोवा टेबल हमने बना देना है इस तरह से। तो इसको बेशक स्किप कर दीजिए, बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो मैंने आपको बता दी है कि साइन टेबल इसका भी इसी तरह से बनता है। इसमें 16 नंबर ऑफ टोटल आपके आ जाते हैं, जो आपने इसकी कैलकुलेशंस करनी होती है, 16 ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं, और इसी तरह से इसको भी सेम सॉल्व करना होता है। तो ये हमारे लेक्चर से जी, आई होप सो कि आपको इन लेक्चर से काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह अपने किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक आप सबको, अल्लाह ताला सब